हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। ये फॉर्मेलिटी होती है फर्स्ट क्लास। अगर आप अच्छे नहीं भी होंगे तो भी बोलना पड़ता है हाँ सर बढ़िया है। किसी से रास्ते में चलते हुए कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। वो तो उसका दिल जानता है सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं। अच्छा, हम लोगों ने सेक्शन 140 कर लिया था। टाइप्स ऑफ असेसमेंट का याद होगा, मैंने आपको सारे सेक्शन सीरियल वाइज नोट करवा दिए थे, जिसमें हम लोगों ने सेक्शन 140A देखा था। सेक्शन 140A सेल्फ असेसमेंट के बारे में देखा था ना? मेरे हिसाब से तो हम लोगों ने देख लिया था। यस सर, देख लिया था। सेक्शन 140A सेल्फ असेसमेंट। इस सेल्फ असेसमेंट में मैंने क्या बताया था, थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम लोग को देखना है सेक्शन 142(1) इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट। इसके बारे में भी मैंने आपको इसी क्लास में बताया था। मींस जब मैं आपको सेल्फ असेसमेंट पढ़ा रहा था उसके बाद मैंने आपको लास्ट में इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट के बारे में बताया था। दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक नोटिस इशू किया जाता है। नोटिस इशू किया जाता है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए और रिटर्न फाइल करने के लिए। सेक्शन 143(1) जिसको हम लोग समरी असेसमेंट भी बोलते हैं, कभी कभी हम इसको रेगुलर असेसमेंट भी बोलते हैं, याद आया होगा। लेकिन अभी तक हम लोगों ने इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा। सेक्शन 143(2) नोटिस फॉर असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3). 143(3) में आपको कौन सा असेसमेंट होता है? स्क्रूटनी असेसमेंट। इस असेसमेंट को करने के लिए नोटिस रिलीज की जाती है। सेक्शन 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। सेक्शन 147 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। और इस इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के लिए जो नोटिस भेजी जाती है वो सेक्शन 148 में भेजी जाती है। उल्टा है, यहां नोटिस पहले भेजी जाती है, असेसमेंट बाद में होता है। यहां नोटिस का सेक्शन बाद में है, असेसमेंट पहले हो रहा है। जी सर। 153A सर्च असेसमेंट। हम लोगों को ये असेसमेंट करने हैं और इसके साथ एक बिना सेक्शन के असेसमेंट है, प्रिकॉशनरी असेसमेंट। वो भी हम लोग देखेंगे क्या होता है। स्टार्ट किया जाए। याद है ना, ये सेक्शंस मैंने आपको सीरियल वाइज लास्ट क्लास में आते ही पहले आपको बताए थे। इसके अलावा मैंने कुछ सेक्शंस आपको याद होगा, सेक्शन 90, 90A, 91 डबल टैक्सेशन के बारे में। एग्रीमेंट जिन कंट्रीज के साथ हैं वो सेक्शन 90 में रिलीफ पाते हैं, जिन कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट नहीं है वो 91 में रिलीफ पाएंगे। 90A सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ स्पेसिफिक एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन के साथ म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। इसके अलावा जो हम लोगों ने बात की थी, सेक्शन 10A देखा था, 10B, 10BA एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, स्पेशल आइटम जो एक्सपोर्ट होते हैं उनके बारे में। फ्री ट्रेड जोन सेक्शन 10A के बारे में, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने आपको हिंट कर दिया था कि किस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या है। 92E के बारे में इंटरनेशनल टैक्सेशन या ट्रांसफर प्राइसिंग या स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के बारे में, ये सारी चीजें हम आपको हिंट दे चुके हैं। जो भी सेक्शंस आगे आने वाले हैं या आएंगे तो उसके बारे में हम आपको हिंट कर देंगे। फिलहाल टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम द सेक्शन 43(1). लेकिन सर इन दोनों को एक बार रिवाइज कर लें 5 मिनट तो कोई बुरी बात नहीं, बिल्कुल बुरी बात नहीं है। तो आप आ जाए सेक्शन 140A में। सेल्फ असेसमेंट कहता है कि अगर आपने कोई रिटर्न दाखिल की है 139 में, 142(1) में, 148 में या 153A में,
अगर आपने कोई रिटर्न फाइल की है तो जाहिर सी बात है रिटर्न फाइल आप खुद कर रहे हो, और अगर आपने रिटर्न फाइल की है तो बट ऑब्वियस है आप अपना टैक्स भी खुद निकाल लो। इसी को तो कहते हैं सेल्फ असेसमेंट, इसी को तो कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। क्या कहता है ये सेल्फ असेसमेंट? आपने रिटर्न खुद भरी 139 में, 141 में, 148 में, 153A में, 142(1) में भी। अगर आपने इन सेक्शंस में रिटर्न सबमिट की है तो आप अपना टैक्स खुद कैलकुलेट करो। टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे उसका तरीका बताया गया है। इवन टैक्स कैलकुलेट मत करो, टैक्स को पे भी करो। टैक्स को कैलकुलेट मत करो, टैक्स को पे भी करो। और अगर आपने रिटर्न फाइल करने में देरी की है या आपने इनकम छुपाई है, अब आप उसको डिस्क्लोज कर रहे हो, तो आप खुद जानकार हो कि इतनी इनकम मैंने स्केप की है, इतनी छुपाई है, या इतनी इनकम हम कम दिखाई थी, या हम जितनी रिटर्न भर रहे हैं पहले भर रहे हैं या देर से भर रहे हैं, यू नो एवरीथिंग। हम तो यही मानकर चलेंगे ना, गवर्नमेंट यही मानकर चलेगी। गवर्नमेंट कहती है मेरे सारे एसएससी ऑनेस्ट हैं, तो अगर एसएससी ऑनेस्ट हैं, अगर वो टैक्स कैलकुलेट करना, जाहिर सी बात है टैक्स कैलकुलेट करके पे करेंगे, चाहे वो खुद कैलकुलेट करें, चाहे वो सीए के थ्रू करवाएं, चाहे किसी लॉयर्स हैं प्रोफेशनल्स के थ्रू करवाएं। तो बट ऑब्वियस है आप अपनी रिटर्न खुद कहते हो मैंने इतना कमाया, जो आप खुद कहते हो इतना कमाया तो उतने का टैक्स दे दो और इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके दे दो, उसमें 234A-B-C का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके दे दो। हाँ, जितना भी रिटर्न आप रिटर्न इनकम दाखिल कर रहे, अपनी इनकम जितनी भी रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, उसके हिसाब से जितना टैक्स और इंटरेस्ट बनता है उसमें से आप माइनस कर लो। जितना भी आपने टीडीएस दिया है, जितना भी टीसीएस दिया है, जितना भी एडवांस टैक्स दिया है, जितना भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स ऑलरेडी पे किया हुआ है, जितनी आपको रिलीफ मिलनी है 1990A 91 में, आप ले लो। हाँ, आपको जितनी भी टैक्स क्रेडिट मिलनी है मैट और एएमटी की, वो भी आप माइनस कर लो जी। उसके बाद आपका जितना बैलेंस बचता है आप पे कर दो ना टैक्स, प्रॉब्लम क्या है? यही बताया था। इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 234, 234B, 234C। 234A क्या होता है, 234B क्या होता है, 234C क्या होता है? 234A मैंने आपको पहले ही बताया, इंटरेस्ट होता है रिटर्न को देर से दाखिल करना, ड्यू डेट के बाद। आप जितनी देरी से दाखिल कर रहे हो आप अपना टैक्स इंटरेस्ट निकाल लो। और सर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, किस अमाउंट पर निकालेंगे? मैंने बताया तो जितना रिटर्न इनकम है उसमें से माइनस कर लो टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, उसमें से आप माइनस कर लो सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो ऑलरेडी आप पे कर चुके हो, उसमें से माइनस कर लो आप एएमटी और मैट की क्रेडिट। एक पॉइंट छूट रहा है, 1990 या 91 माइनस कर लो, जो आता है उस पर 234A निकाल लो ना। 234B किस पर निकलता है? एडवांस टैक्स के बारे में है, तो बिना एडवांस टैक्स घटाए हुए सब घटा लो, टीडीएस टीसीएस सब घटा लो, जो अभी ऊपर लिस्ट बताया उसमें से टीडीएस मत, एडवांस टैक्स मत घटाना, उसको लेस करने की जरूरत नहीं। आपका जितना भी रिटर्न इनकम के हिसाब से टैक्स बनता है उसमें से माइनस कर लो। टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, उसी के लिए तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, एडवांस टैक्स माइनस करने की जरूरत नहीं है। टीडीएस, टीसीएस सेक्शन 1990A 91 के हिसाब से मैट क्रेडिट आप माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। इसी तरह 234C भी निकल जाएगा। अच्छा, अब बात करेंगे हम लोग सेक्शन 142 की, इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट। इसके बारे में हमने डिटेल में आपसे डिस्कशन किया था लास्ट सेशन में। इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट क्या होता है? इफ यू हैव फाइल्ड योर रिटर्न, अगर आपने अंडर सेक्शन 139 में रिटर्न दाखिल की है, तो ये सेक्शन आपसे कह सकता है कि हम आपसे इंक्वायरी कर रहे हैं, हम आपसे इंक्वायरी कर रहे हैं, हम आपसे चाहते हैं आप हमें कुछ प्रोड्यूस करो, बुक्स ऑफ अकाउंट, कुछ इंफॉर्मेशन फर्निश करो, सो दैट वी कैन मेक एन असेसमेंट प्रॉपरली ऑन यू। एंड द एसएससी इज नीडेड टू प्रोड्यूस दोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स और इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 142(1). यानी 142(1) का तो पहला काम यही है कि वो आपसे कहता है कि आप अगर रिटर्न दाखिल कर चुके हो अंडर सेक्शन 139, then it is of no use to file your return of income again. We are needed to get some information from you. Try to furnish those information within that particular time limit. That is okay. The second thing, if the SSE hasn't filed return of income or the time
to file return of income has been elapsed or expired, then in that case this section will require from the assessee to file its return of income first. Okay, यानी ये सेक्शन दोनों चीजों पर अप्लाई होता है. अगर आपने रिटर्न दाखिल की है तो ये सेक्शन 142(1) का सेक्शन आपसे डिमांड कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट और कुछ इंफॉर्मेशंस को प्रोड्यूस और फर्निश करने के लिए. अगर आपने रिटर्न दाखिल नहीं की 139 में और वो समय बीत चुका, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. तो अगर समय बीत चुका है तो आपसे ये सेक्शन कह सकता है कि हम आपसे ये नहीं कह रहे बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करो, क्योंकि आपने तो रिटर्न फर्निश ही नहीं किया. पहले आप रिटर्न फर्निश करो अंडर सेक्शन 142(1) में. यानी ये सेक्शन दोनों चीजें बोलता है. रिटर्न आपने फर्निश की है तो आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट और इन्फॉर्मेशन मांग सकता है. रिटर्न आपने नहीं फर्निश किया तो आपसे रिटर्न फर्निश करने के लिए बोलता है. और साथ ही साथ ये सेक्शन क्लियर करता है कि आपसे इस नोटिस में उन एसेट्स एंड लायबिलिटीज या उस इंफॉर्मेशन, पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन भी मांग सकता है जो आपने अपने बुक्स में ऑफ अकाउंट्स में नहीं शो की है. यानी अगर आप अपने बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से अपना रिटर्न भरते हैं और आपके पास कुछ पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटी है, एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जस्ट वांट टू नो अबाउट द सोर्स, then they can get or they can have the information regarding your personal assets and liabilities so that they can judge or they can assess your income in a proper way. But before asking for the information for personal assets and liabilities, the assessing officer is needed first to get the prior approval of joint commissioner. बताया था, याद होगा. ज्वाइंट कमिश्नर की बिना परमिशन के वो ऐसा नहीं कर सकता. फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू गेट द प्रायर अप्रूवल ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर. आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल ऑफ द ज्वाइंट कमिश्नर ही कैन आस्क यू टू फर्निश द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एंड इन नो केस ही कैन आस्क टू प्रोड्यूस द बुक्स ऑफ अकाउंट जस्ट बिफोर द 3 preceding previous years. yes or no? हमारे रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के पहले के 3 साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की वो डिमांड कर सकता है. 3 साल के पहले के बुक्स ऑफ अकाउंट की डिमांड वो नहीं कर सकता. सर पक्का हो गया. ये सारी चीजें हमने आपसे के साथ डिस्कशन किया था. और मैंने भी कहा था अगर सेवरल प्लेसेस पर हमारा बिजनेस चलता है तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर जिसका ज्यूरिसडिक्शन होगा असेसिंग ऑफिसर का, वो आपसे ब्रांचेस की भी डिटेल सबमिट करने को बोल सकता है या फॉरेन ब्रांचेस की भी इंफॉर्मेशन देने को कह सकता है. आज हम इन सेक्शंस के आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आज जो बात करेंगे दैट इज बेसिकली नॉट एन असेसमेंट, दैट इज योर सेक्शन 142(2)(a), डायरेक्शन टू गेट ऑडिट. ये सेक्शन क्या है? बेसिकली इसको हम लोग, जो मैंने यहां पे लिखा है ऑडिट अंडर सेक्शन 142(2)(a), दैट्स इट. क्या है ये सेक्शन? बहुत ही सिंपल है. अभी तक की स्टोरी में केवल इतना ही समझ में आया कि अभी तक हम ही जो कर रहे थे. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाज नोवेयर. दैट वाज द फर्स्ट सेक्शन 142(1) वेयर द डिपार्टमेंट्स आस्क्ड समथिंग फ्रॉम यू, बट दैट वाज नॉट एन असेसमेंट. स्टिल we are not going to do any type of assessment right now. अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट की जांच करते समय असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, टेक्निकल हैं, या कह सकते हैं कि ही इज नॉट कैपेबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट फिगर of your income or loss, whatever the case is, and multiplicity of accounts है, different type के accounts हैं और बहुत झोलझाल है accounts में, then the assessing officer just want to have the expert knowledge. Then for that purposes he can direct you. सोचें, he can direct you, you are an assessee, and he can direct you to get an audit of your books of account from a particular chartered accountant as nominated by the commissioner or chief commissioner of income tax. मैं फिर से बोलूं,
अगर असेसिंग ऑफिसर को आपके बुक्स ऑफ अकाउंट की जांच करते समय लगता है एट द टाइम ऑफ द प्रोसीडिंग्स डन बाय द assessing officer, if he feels that there is a complexity of accounts, there is a different nature of accounts, it is needed to have a technical assistance or multiplicity of accounts, then he can direct you to get the audit report of a chartered accountant nominated by Chief Commissioner of Income Tax. But normally assessing officer cannot do so. He can direct you, but after getting the approval of the Chief Commissioner of Income Tax or Commissioner of Income Tax. Yes. If at any stage of the proceedings before him, the assessing officer, having regard to the nature and complexities of the account, volume of the account, doubts about the correctness of the accounts, multiplicity of transactions in the accounts, or specialized nature of business activity of the assessee. But obviously, and the interest of the revenue is of the opinion that it is necessary so to do, he may with the previous approval of the Chief Commissioner of Income Tax or Commissioner of Income Tax, CCIT or CIT, direct the assessee. I have written it in a bold letters, direct the assessee, and I have given an underline in that. Direct, the word is direct, not the order. This is a direction word. Direct the assessee to get his accounts audited by a chartered accountant nominated by CIT and to furnish a report of such audit. But obviously, if he is asking you to get a audit report from a chartered accountant, then but obvious you have to furnish a report of that. The auditor appointed for carrying out the audit becomes liable to carry out the requirements of audit as directed by the assessing officer. That's it. That was so simple. अब उसने आपको डायरेक्शन दे दिया, प्रायर अप्रूवल मिल गया, आपके पास नोटिस आई, उस पर्टिकुलर सीए का नाम लिखा हुआ है कि इस सीए से आपको ऑडिट करानी है. अब जिस दिन आपको नोटिस रिसीव हुई है उस दिन से आप गिन लो, जितना जल्दी हो सके दौड़ो सीए साहब के पास और कहो सीए साहब ऑडिट कर दीजिए, आपके नाम का पत्र आया है. सीए साहब लग गए काम पे. 10 दिन 20 दिन 25 दिन 30 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, अरे कितने दिन चाहिए ऑडिट कंप्लीट करने के लिए? अगर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने आपको नॉमिनेट किया है, इट डजंट एट ऑल दैट नाउ यू आर irresponsible. You have to show your responsibility towards to furnish your tax audit report duly in time. Now there is a time limit. सीए साहब से कहा गया 2 महीने के अंदर हमको रिपोर्ट दीजिए. सीए साहब ने 2 महीने बाद अपनी एक रिपोर्ट फर्निश की, मतलब एक लेटर लिखा, आई जस्ट वांट टू गेट द एक्सटेंशन ऑफ द टाइम पीरियड टू फर्निश रिपोर्ट. डिपार्टमेंट ने फिर 20 दिन का समय दिया. फिर सीए साहब ने 20 दिन बाद एक लेटर लिखा, अगेन आई जस्ट वांट टू गेट हैव एन डेट, हमें एक और नई तारीख चाहिए. डिपार्टमेंट ने फिर 15 दिन का समय दिया. कितना समय देगा? जिस दिन एसएससी को ये नोटिस रिसीव हुई है ऑडिट कराने के लिए, वहां से लेकर इन टोटालिटी 180 दिन, बीच वाले एक्सटेंशन लेने के बाद सारे एक्सटेंशन, सीए साहब भले चिल्लाते रहे हमको 180 दिन के बाद और टाइम दे दो साहब, वो साहब टाइम नहीं देने वाला. यू हैव टू बाउंड योरसेल्फ टू कंप्लीट योर वर्क विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ नोटिस बाय द एसएससी. यस और नो? जी सर. यानी इन टोटलिटी 180 दिन के बियॉन्ड आपको और टाइम नहीं मिलने वाला. इन एनी केस यू हैव टू फर्निश योर रिपोर्ट विद इन 180 days. अच्छा, एसएससी कहता है जब उसको एक नोटिस मिला कि सीए से ऑडिट करा लाओ, अब एसएससी दौड़ा गया डिपार्टमेंट में, कहता है कि साहब आपने हमारे पास एक लेटर भेजा है और कहा है कि सीए से ऑडिट. अरे हम तो पहले ही ऑडिट करा कर आपके पास लाए थे, अब काहे की ऑडिट? डिपार्टमेंट बोलेगा
डोंट वरी, बी हैप्पी, अगर आपने पहले ही ऑडिट करा रखी है हमसे उसको कोई लेना देना नहीं क्योंकि हमें तो आपसे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जो हमने नोटिस में दी है और सीए साहब को बोली। आपने ऑडिट करा लिया, सो व्हाट, अगेन यू आर नीडेड टू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड बाय अ नॉमिनेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट। जी सर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, इट्स अ क्वासी जुडिशियल ऑर्डर। क्वासी जुडिशियल ऑर्डर का मतलब होता है कि नेचुरल जस्टिस का रूल लगेगा। अगर एसएससी के ऊपर ऑर्डर से कोई बर्डन आता है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसको सुनने का मौका जरूर दें। बिना उसको इस तरह का मौका दिए आप ये काम नहीं कर सकते। चलें, ठीक है। ऑडिटर्स रिमनरेशन। अब जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है उसका रिमनरेशन कौन देगा और कैसे देगा? उसका रिमनरेशन हमें नहीं देना, उसका रिमनरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। आप ऑडिट कराओ, केवल क्या कराओ, ऑडिट कराओ, उसका रिमनरेशन कौन देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। उस इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे? असेसमेंट में यूज करेंगे। और क्या करेंगे? अगर एसएससी ऐसी ऑडिट कराने में फेल्योर हो जाता है तो असेसिंग ऑफिसर उस एसएससी का असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 में करने के लिए कंपेल या मजबूर हो जाएगा। अंडर सेक्शन 144 में असेसमेंट करने के लिए असेसिंग ऑफिसर मजबूर हो जाएगा, जिसको हम एक्स पार्टी असेसमेंट या जजमेंट भी बोलते हैं। एक पक्षी कर निर्धारण या एक्स पार्टी असेसमेंट। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में जाया जा सकता है अगर एसएससी इस काम को नहीं करवाता है तो। सर समझ में आया? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया। आगे बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। सेक्शन 142(2)A के बाद हम बात करेंगे सेक्शन 142(A) की। सेक्शन 142(2)A डायरेक्शन, वर्ड याद रखना, डायरेक्शन टू गेट ऑडिट, डायरेक्शन टू गेट ऑडिट, डायरेक्शन टू गेट ऑडिट, डायरेक्शन टू गेट ऑडिट, डायरेक्शन टू गेट ऑडिट अंडर सेक्शन 142(2)A, अंडर सेक्शन 142(2)A, अंडर सेक्शन 142(2)A। चलें आगे बात करते हैं। सेक्शन 142(A क्या कहता है? पावर ऑफ असेसिंग ऑफिसर टू मेक अ रेफरेंस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। मुझे इसमें आपको बताना कुछ नहीं है, केवल पढ़ देना है। जैसे जैसे मैं रीड करता जाऊंगा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इसमें कोई भी टेक्निकल मैटर नहीं है। द AO whether or not he is satisfied about the correctness or completeness of account of the SSC। अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है किसी भी तरीके से में फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट, चाहे वो असेसमेंट पहली बार हो रहा हो या असेसमेंट हो चुका हो दोबारा असेसमेंट हो रहा हो, तो फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ रीअसेसमेंट और रीअसेसमेंट मेक अ रेफरेंस टू अ वैल्यूएशन ऑफिसर टू एस्टिमेट द वैल्यू इंक्लूडिंग फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी एसेट, प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट एंड सबमिट द रिपोर्ट टू हिम। असेसिंग ऑफिसर को कहा जा सकता है, असेसिंग ऑफिसर रेफरेंस वैल्यूएशन ऑफिसर को बोल सकता है अगर उसको लगता है किसी असेसमेंट के लिए जरूरी है कि किसी प्रॉपर्टी का, किसी एसेट्स का इंक्लूडिंग फेयर मार्केट वैल्यू, आप हमको इसकी वैल्यू फाइनल करके बताइए, इसकी, इस प्रॉपर्टी की, इस एसेट्स की वैल्यू फाइनल करके बताइए और इसका असेसमेंट में यूज होगा। The valuation officer have all the powers of section 38A of the Wealth Tax Act. The valuation officer is required to estimate the value of the asset, property or investment after taking into account the evidences produced by the SSC and any other evidences in his possession gathered after giving an opportunity of being heard to the SSC. Normal सी चीज है। On receipt of the report from the valuation officer, last para, the assessing officer may, after giving the SSC an opportunity of being heard, take into account such report in making the assessment or reassessment. That's it. बेसिकली ये सेक्शन बीच में इसलिए लाया है कि जब असेसिंग ऑफिसर कोई जजमेंट देता है या असेसमेंट करता है, देन ही वांट टू गेट मोर एंड मोर क्लैरिटी और मोर एंड मोर रिपोर्ट्स, क्योंकि अब असेसमेंट हो रहा है ना, सामने वाले के ऊपर गलत असेसमेंट ना हो जाए या सामने वाले के हम गलत टैक्स न चार्ज कर लें, तो हम उसके लिए डिफरेंट टाइप के वैल्यूएशन करवा रहे हैं। तो इसमें हमने एक तो सीए साहब से वो काम करवाया, सीए साहब से वो काम करवाया जिसमें सीए साहब एक्सपर्ट हैं, वैल्यूएशन ऑफिसर से वो काम करवाया इंजीनियर साहब से जिसमें वो एक्सपर्ट है। दोनों की इंफॉर्मेशन गैदर की और उससे एक असेसमेंट को फाइनल किया जाएगा। जी आते हैं अब पहला 143(1)
समरी असेसमेंट और रेगुलर असेसमेंट, समरी असेसमेंट और रेगुलर असेसमेंट। और ये सेक्शन अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सर ऐसा क्यों कि ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट हो गया है? इस सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस या कह सकते हैं अमेंडमेंट आए हैं। पहले केवल 2 पॉइंट पढ़ते थे ए एंड बी, जो मैं बोलने जा रहा हूँ सी डी ई एफ, ये 4 नए पॉइंट मैं पढ़ूंगा। और ये चारों पॉइंट पर देखें तो स्टार का निशान लगा हुआ है, प्रीफिक्स है स्टार। इसका मतलब दिस इज द अमेंडमेंट मेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2016, दिस इज द अमेंडमेंट मेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2016। तो आपको ध्यान देना है समरी असेसमेंट पर, खास करके क्योंकि अब तक ये सेक्शन नॉर्मल सेक्शन था, मुश्किल से हाफ अ पेजेस में कवर हो जाता था, लेकिन देखें तो अब नियर अबाउट 2 पेजेस या 1.5 पेज कंप्लीट कवर हो रहे हैं। जरा देखें क्या है समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट, where a return has been made under section 139 or a return is made under section 142(1). 2 ही तरीकों से अभी तक हमने रिटर्न भरी है, या तो अपनी इच्छा से 139 में या 142(1) में नोटिस के अगेंस्ट मैंने रिटर्न भरी है। इन 2 तरीकों से मैंने नोटिस फिलअप की है। और कहा गया, ढंग से सुनेंगे, इसको हम नाम देते हैं रेगुलर असेसमेंट, इसको हम कहते हैं समरी असेसमेंट। कोई भी रिटर्न दाखिल कर लो, कैसी भी रिटर्न दाखिल कर लो, मैं इतना एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि कोई भी रिटर्न दाखिल कर लो, कैसे भी रिटर्न दाखिल कर लो, समरी असेसमेंट होना ही होना है। यानी ऑल द रिटर्न्स वेयर प्रोसेस्ड अंडर सेक्शन 143(1) फर्स्ट ऑफ ऑल। कोई भी रिटर्न ऑफ इनकम सबसे पहले जब आप फिलअप करते हैं तो सीधे चली जाती है सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग ऑफिसर बेंगलोर में, वहां पर प्रोसेस होने के लिए वहां पर प्रोसेस्ड होती है। अब हमारे पास आपने अपनी रिटर्न सबमिट की, मैं एक ऑफिसर हूं, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि आपने मेरे पास कोई रिटर्न सबमिट की। अब मैं आंख बंद करके साइन करके उसको फाइनल नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू चेक whether all the required informations are there or not, means कहीं रिटर्न डिफेक्टिव तो नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक इट। सेकंड थिंग, I'll check whether all the required informations are duly filed in or not, and they are matched with each other. All the informations are inconsistent with each other. There should not be any mismatched information. By seeing the record only we can say, oh, the mistake has been done by the SSC. Oh, the mistake has been done by the SSC. इस तरह की कोई बात ना है। तो इस तरह के, अच्छा ये रिटर्न देर से जमा किया है इसने, तो अरे रिटर्न देर से जमा किया, 80 IB IC IDI का आप कैसे डिडक्शन ले सकते हो? आपने बिलेटेड रिटर्न दाखिल किया है, आपने इसमें 80 IB की डिडक्शन मांगी, ऐसे कैसे आपको मैं डिडक्शन दे दूं? आई एम एन असेसिंग ऑफिसर एंड यू फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम बिलेटेड, एंड 80 IB IC ID की डिडक्शन आप तभी ले सकते हो जब आपने रिटर्न सही समय पर दाखिल की हो। ऐसे कैसे हम आपको डिडक्शन दे दें? इस तो देखने से ही पता चल जा रहा है आपने रिटर्न गलत मतलब तरीका सही नहीं है फाइल करने का। अब बात समझ में आई? ऑडिट रिपोर्ट आपने जो इसके साथ लगाई है, ऑडिट रिपोर्ट, उसमें लिखा है ये खर्चा एक्सेसिव है, डिसअलाउड होने चाहिए आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से, और आपने तो उसको तो इम्पैक्ट दिया ही नहीं। आपने तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से जो आपका मन किया था, जो आपने अपना प्रॉफिट दिखाया था, उसी हिसाब से रिटर्न भर दिया। ऐसे कैसे मान लें? आपका ऑडिट रिपोर्ट कहता है कि वो चीजें अलाउड नहीं होंगी, तो हम कैसे ऑडिट रिपोर्ट? आप खुद मेरे पास सबमिट कर रहे हैं रिटर्न, आप मेरे पास खुद सबमिट कर रहे हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, आपका टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से मैच ही नहीं कर रहा। ऑडिटर ने अपने क्वालिफाई कर रखे हैं, मार्क लगा रखे हैं, या उन्होंने कुछ चीजों को डिसअलाउ कर रखा है, मैं कैसे अलाउ कर दूं? प्रॉब्लम समझ में आई? अर्थमेटिकल एरर है। आपने मेरे पास रिटर्न सबमिट की 2,00,000 और 20,000 जोड़ करके आपने 2,20,000 लिखने के बजाय 2,10,000 लिख दिया, 2,30,000 लिख दिया। अर्थमेटिकल एरर है, ऐसे कैसे मैं आपको फाइनल कर दूं? अब समझ में आई बात? तो पहले तो वो चीज प्रोसेस्ड में जाती है। आपने रिटर्न मेरे पास सबमिट की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द समरी असेसमेंट विल बी डन बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। समरी असेसमेंट, जिसको हम बार बार अब इंटीमेशन बोलेंगे, इंटीमेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटीमेशन। जरा देखिए क्या है
where a return has been made under section 139 or in a response to a notice under section 142, such return shall be processed in the following manner. अब इनका किस तरह से प्रोसेसिंग होगा? टोटल इनकम और लॉस shall be computed after making the following adjustment to the returned income. पहला, any arithmetical error in the return. अगर arithmetical error है तो उसको सही किया जाएगा, डिपार्टमेंट खुद सही करेगा, एडजस्टमेंट करेगा. दूसरा, any incorrect in claim if such incorrect claim is apparent from any information in the return. Apparent from the record, साफ साफ लिखा है apparent from the record or the information in the return. Apparent यानी जो साफ साफ दिख रही है, दूर से ही दिख रहा है कि आपने करेक्ट इन क्लेम जो की है गलत क्लेम की है, हम कैसे उसको अलाउ कर दें? अब तक ये दो ए और बी इंफॉर्मेशन रहती थी. इस बार जो अमेंडमेंट आया है फाइनेंस एक्ट 2016 से वो है सी, डी, ई एंड एफ. सी कहता है disallowances of loss claimed if return of the previous year for which set off of loss is claimed was furnished beyond the due date. हाँ, आपने लॉस क्लेम किया है, आपने रिटर्न ड्यू डेट के बाद रिटर्न दाखिल किया. ऐसे 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 हम कैसे आपको लॉस क्लेम करने के लिए बोल दें? जब आपने रिटर्न ही देर से दाखिल किया तो आप लॉस के लिए क्लेम कहाँ कर सकते हैं? सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के लिए सॉरी. Disallowances of expenditure indicated in the audit report but not taken into account in computing the total income. सीए साहब ने आपकी रिपोर्ट दी है, उसमें उन्होंने कहा है कि इन चीज़ों को डिसअलाउ कर दो. आप कैसे इसको अलाउ करवा कर हमारे पास रिटर्न सबमिट करवा रहे हैं? आपने रिटर्न भी खुद दी है, आपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी खुद लगाई है, तो एटलीस्ट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से अपनी रिटर्न सबमिट करते. नेक्स्ट, disallowances of deduction claimed under section 10AA, 80IE, IB, IC, ID, IE और 80IE if the return is furnished beyond the due date. बता दिया. एडिशन ऑफ इनकम अपीयरिंग इन फॉर्म 26AS, टीडीएस की पूरी डिटेल निकल करके आपकी उसमें आ जाती है फॉर्म 16A और फॉर्म 16. फॉर्म 16A और फॉर्म 26AS में कहता है कि आपको ये पैसा मिला और उस पर इतना टीडीएस घटा, तो आपकी इनकम तो साफ साफ पता चल रही है 26AS के हिसाब से कि आपको इतना पैसा मिला इनकम का, क्योंकि उस पर आपका टीडीएस घटा था. तो सरकार के पास रिपोर्ट है, सरकार के पास रिपोर्ट पहुंच गई, आपने अपनी बुक्स में नहीं दिखाया, आपकी इनकम है. तो एटलीस्ट जब आप अपनी रिटर्न सबमिट करें तो उसको 26AS, फॉर्म 16A और फॉर्म 16 से जरूर मैच करा लें ताकि वो कहीं छूटने ना पाए. प्रोवाइडेड दैट, अब ये समझ में आया. सी में क्या था? कोई भी लॉस क्लेम करना, डिसअलाउ करना, डिसअलावेंसेस ऑफ लॉस क्लेम, आपके लॉस को डिसअलाउ करना. रिटर्न देर से सबमिट की 80 का डिडक्शन ले लिया, ये भी गलत काम किया. टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में बोला गया था कि ये चीज़ें डिसअलाउ होंगी, आपने उसको अलाउ कैसे करवा लिया अपने मन से. और फॉर्म 26AS, फॉर्म 16A एंड फॉर्म 16 के हिसाब से आप अपनी रिटर्न जरूर दाखिल करेंगे. अगर उसके हिसाब से नहीं है तो उसका एडजस्टमेंट किया जाएगा. यानी ये जो 6 पॉइंट हैं इनका एडजस्टमेंट सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में किया जाता है. Provided that no such adjustment shall be made unless an intimation is given to the assessee of such adjustment either in writing or in electronic mode. पेपर वर्क करवाओ या इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजो. अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ एडजस्टमेंट कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंटीमेशन देगा एसएससी को. वी आर जस्ट गोइंग टू डू सच टाइप ऑफ एडजस्टमेंट. इज इट ओके ना? मैं पूछ नहीं रहा हूँ, डिपार्टमेंट पूछेगा ऐसे से, इज इट ओके ना, वी कैन डू दैट ना. तो एसएससी अब यहाँ तो उसके अगेंस्ट में जाएगा, या तो कहेगा कुछ नहीं, या तो कुछ कहेगा तो डिपार्टमेंट उसको एक बार देखेगा. कुछ नहीं कहेगा तो 30 दिन बाद तो एडजस्टमेंट अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं. अगर वो हाँ कह देता है तो 10 दिन बाद एडजस्टमेंट हो जाएगा, ना कहता है तो उसको देख करके एडजस्टमेंट होगा, और कुछ नहीं कहता है तो 30 दिन के अंदर तो एडजस्टमेंट, 30 दिन के बाद अपने आप एडजस्टमेंट कर देगा डिपार्टमेंट. ठीक है ना. दैट टैक्स एंड इंटरेस्ट, अब जो आपने रिटर्न दाखिल की उसको हमने फाइनल नहीं माना. मैं डिपार्टमेंट हूँ, मैंने इसको फाइनल नहीं माना, मैंने इसमें ये 6 एडजस्टमेंट्स की. अगर हुई तो आपने जो रिटर्न दिखाई और बाकी के 6 एडजस्टमेंट करके आपका टैक्स और आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया. उस टैक्स और इंटरेस्ट में से टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स 90, 90A, 91, मैट क्रेडिट, एएमटी क्रेडिट लेस कर देंगे. जो बचेगा उसके लिए हम आपसे कहेंगे क्या? कुछ नहीं, आपके ऊपर एक या तो
टैक्स पेबल होगा या तो रिफंड कम हो जाएगा लेकिन रिफंड बनेगा। पहले रिफंड आपका बन रहा था 50,000 का, अब आपका रिफंड बनेगा 40,000 का हो सकता है। या आपसे आप पहले दिखा रहे थे नेट पेबल अमाउंट 0, अब माइनस में आ गया, यानी कि आपसे ड्यू हो गया, टैक्स ड्यू हो गया, कुछ भी हुआ तो चाहे रिफंड बने, चाहे टैक्स पेबल बने, चाहे 0 बने। इज इट क्लियर? The tax and interest, if any, shall be computed on the basis of the total income computed after such adjustments. The sum payable by or the amount of refund due to the assessee shall be determined, and adjustment of the tax and interest, if any, as above. Advance tax 90 या 91 का लेस करने के बाद जो बचता है वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। An intimation shall be prepared or generated and sent to the assessee specifying the sum determined to be payable by or the amount of refund due to the assessee under clause C. जो भी ऊपर डिटरमाइन किया गया था टैक्स, यहाँ तो अब आपको गवर्नमेंट को और देना है टैक्स, या तो आपको वापस रिफंड मिलेगा। जो भी केस हो, चाहे रिफंड बने चाहे पेबल बने, आपको एक इंटीमेशन जरूर भेजा जाएगा। एंड द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू द एसएससी इन परस्यूएंट ऑफ द डिटर्मिनेशन ग्रांटेड टू द एसएससी, और जितना रिफंड बनता है वो आपको दे दिया जाएगा, जितना आपसे पेबल होता है वो आपसे मांगा जाएगा। और तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक सेक्शन हम लोग आगे कभी पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, सेक्शन 156 नोटिस ऑफ डिमांड। सेक्शन 156 नोटिस ऑफ डिमांड, इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे सेक्शन 156 नोटिस ऑफ डिमांड। अगर मैं किसी वर्ड को ना 3-4 बार बोलूं और किसी चीज को एम्फेसाइज करूं ना तो समझ लो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये बार बार आगे आएगा। तो आगे मैं जब भी बोलूंगा सेक्शन 156, दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए, ओ नोटिस ऑफ डिमांड की बात हो रही है, वो देखा जाएगा। फिलहाल अगर आपको रिफंड बना, दे दिया जाएगा। टैक्स पेबल बना आपसे, अब डिपार्टमेंट की ओर आएगा, तो यही इंटीमेशन जो आपको दिया जा रहा है, यही इंटीमेशन, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक में हो चाहे किसी और पेपर वर्क करके, यही इंटीमेशन नोटिस ऑफ डिमांड की तरह काम करेगा। ये मान लिया जाएगा आपको सेक्शन 156 में नोटिस ऑफ डिमांड भेजा गया है, इंटीमेशन भेजा गया, लेकिन टैक्स पेबल निकल रहा है, तो यही आपका नोटिस ऑफ डिमांड मान लिया जाएगा। इसके लिए अलग से आपको सेक्शन 156 में नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है। मैं ये चीज बार बार बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम में इस पर क्वेश्चन रेज होते हैं। तो ध्यान देने की बात है कि अगर इस सेक्शन में आपको कोई नोटिस भेजा जा रहा है टैक्स पेबल, तो उसी नोटिस को, इसी इंटीमेशन को, सॉरी नॉट नोटिस, इसी इंटीमेशन को, कितनी चालाकी से इंटीमेशन वर्ड यूज किया गया है। इंटीमेशन वर्ड यूज करने के पीछे कोई ऐसा नहीं कि नॉर्मल वर्ड यूज कर लिया गया, इंटीमेशन या सूचना देना, नॉट एट ऑल। यहाँ पर एक सोची समझी चालाकी है, इसको हम असेसमेंट नहीं बोलेंगे, और गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट ने इसको असेसमेंट बोलने से मना कर दिया, क्योंकि रिटर्न आपने दाखिल की, उसमें हम लोगों ने जो एडजस्टमेंट दिख रही थी, आपने गलत क्लेम की हैं, एक्सेसिव क्लेम की हैं, उनको हमने तुरंत, जो अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड्स थी उनको हमने एडजस्ट कर दिया। दैट्स इट। मींस जो भी आपके यहाँ से हमारे पास आ रहा है दैट इज इन अकॉर्डेंस विद यू। That's why we are just going to give you an intimation. That is not an assessment. Still we are needed to do all the assessment. अभी हमको सारे असेसमेंट करने बाकी हैं, तो हम लोग असेसमेंट प्रोसीजर में असेसमेंट पर आए नहीं, अभी तो हम लोग प्रोसीडिंग समझ रहे हैं, आगे आगे चलते जा रहे हैं, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप। आगे आते हैं। प्रोवाइडेड दैट इंटीमेशन शैल ऑल्सो बी सेंट टू द एसएससी इन अ केस वेयर द लॉस डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न बाय द एसएससी इज एडजस्टेड बट नो टैक्स और इंटरेस्ट पेबल और नो रिफंड इज ड्यू टू हिम। हमको इंटीमेशन भेजना ही है, चाहे रिफंड बने, चाहे रिफंड ना बने, चाहे पेबल बने, चाहे पेबल ना बने, चाहे टैक्स नील आए, चाहे प्लस में आए या माइनस में आए, कुछ भी हो। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो इंटीमेशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी सेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज मेड। इसको मैंने बड़ी तेजी से पढ़ लिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, मैं थोड़ा आराम से पढ़ता हूँ, इसको अंडरलाइन जरूर कर लेंगे। कहता है इस तरह का कोई भी इंटीमेशन नहीं भेजा जा सकता। कब? जिस साल आपने रिटर्न, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने रिटर्न दाखिल की है, उस साल के खत्म हो जाने के बाद 1 साल और मिलता है डिपार्टमेंट के पास आपको इंटीमेशन भेजने के लिए। और अगर आपने, वो डिपार्टमेंट ने आपको वो इंटीमेशन 1 साल के अंदर नहीं भेजा तो वो भेज भी नहीं सकता। ओके, यानी अगर कोई नोटिस निकल रही थी डिमांड, नोटिस ऑफ डिमांड, और डिपार्टमेंट चूक कर गया आपको वो नोट इंटीमेशन देने में, तो चूक होती है, सजा तो अब डिपार्टमेंट को भी मिलेगी। यहाँ चलिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो इंफॉर्मेशन अंडर दिस सबसेक्शन
shall be sent after the expiry of 1 year from the end of the financial year in which the return is met. आगे चलें, एक्नॉलेजमेंट की बात करते हैं। जब आप रिटर्न आप हमको जमा कर रहे थे ना, आप डिपार्टमेंट के पास रिटर्न ला रहे थे ना, आप अपने यहाँ से मेरे पास रिटर्न जमा कर रहे थे, तो ऊपर का एक पन्ना आपको मोहर लग करके वापस मिल जाता है फिजिकल फॉर्म में। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड में लिया है तो आपको एक्नॉलेजमेंट प्रिंट करने के लिए रसीद मिल जाती है। वो एक्नॉलेजमेंट ही आपका तब तक डीम्ड इंटीमेशन माना जाएगा जब तक कि आपके पास इंटीमेशन डिपार्टमेंट से ना आ जाए। यानी आपने जो प्रिंट आउट निकाल लिया दैट इज ओके, ये मान लिया गया है वॉट एवर द डॉक्यूमेंट, वॉट एवर द रिटर्न और द डॉक्यूमेंट यू हैव अपलोडेड और सबमिटेड टू द department is okay, and that is your intimation, that is not your actual intimation, that is your deemed intimation। ये मान लिया जाएगा कि आपको इंटीमेशन दे दिया गया है। गवर्नमेंट ने अपना पिंड छुड़ा लिया कि हर किसी को इंटीमेशन भेजो, हर किसी को इंटीमेशन भेजो। अरे मान लो ना गलती तो 7, 8 या 10% या 5% या 2% लोगों में मिलेगी, 100% लोगों में गलती मिलेगी, क्या एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी? अरे नहीं, 90% केसेस में तो कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब उसको गवर्नमेंट ले करके सबको इंटीमेशन भेजे, तो गवर्नमेंट ने कहा हम ये पिंड छुड़ाना चाहते हैं, हम मान लेंगे जो आपको प्रिंट आउट मिला है दैट इज फुल एंड फाइनल एंड दैट इज योर डीम्ड इंटीमेशन अनटिल और अनलेस यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी इंटीमेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट फर्दर। बात समझ में आई? जी सर, समझ में आ गई। For the purpose of processing of return under section this, the board may make a scheme for centralized processing of returns with a view to expeditiously determining the tax payable by or the refund due to the SSC as required under the, वो मैंने बता दिया आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफिस बनाए गए हैं। Important note, it may be noted that the above limitation period of 1 year is only for sending the intimation, not for the issue of refund। Okay, ऊपर जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि 1 साल फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 1 साल के अंदर ये नोटिस इंटीमेशन भेजी जा सकती है, तो ये इंटीमेशन भेजने के लिए टाइम पीरियड था। अगर आपको कोई चेक मुझे देना था, आपको रिफंड मिलना है, तो उस चेक के लिए टाइम पीरियड नहीं है, उसके बाद भी आ सकता है, उसके पहले भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चेक के लिए या रिफंड के लिए आप परेशान ना होना। अच्छा, बता दिया एज पर द प्रोविजो टू सेक्शन 156 वेयर एनी सम इज पेबल बाय द एसएससी अंडर दिस सेक्शन द इंटीमेशन शैल बी डीम्ड टू बी ए नोटिस ऑफ डिमांड एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट मस्ट बी पेबल विद इन 30 days एल्स एसएससी शैल बी डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 220 एंड 221। होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या, आपके ऊपर एक इंटीमेशन भेजी गई, आपको कहा गया साहब आपने अपना रिटर्न जमा किया था, टैक्स कम भरा था ना, इंटरेस्ट कम भरा था ना, एक काम करिए आप टैक्स और इंटरेस्ट जमा करिए। आपने कहा ये तो इंटीमेशन है, ये नोटिस ऑफ डिमांड नहीं है, ये आपने बोला ये नोटिस है अंडर सेक्शन 143(1) की, ना 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 ये इंटीमेशन है, ये इंटीमेशन है, ये नोटिस नहीं है 156 की। आप ये कह के बच नहीं सकते, क्योंकि मान लिया जाएगा जो इंटीमेशन आपको भेजा गया है ये कहते हुए कि आपका टैक्स और इंटरेस्ट बनता है, मान लिया जाएगा ये 156 का ही नोटिस आपके पास गया है, और जैसे ही आपको ये नोटिस मिला है 30 दिनों के अंदर बेटा जमा कर दो अपना टैक्स और इंटरेस्ट। अगर आपने 30 दिनों के अंदर अपना टैक्स और इंटरेस्ट नहीं जमा किया तो मान लिया जाएगा आप एसएससी इन डिफॉल्ट हो, और आपके ऊपर सेक्शन 220 और 221 के प्रोविजंस लग जाएंगे एसएससी इन डिफॉल्ट के। ठीक जी सर। इंटीमेशन इज नॉट एन असेसमेंट ऑर्डर, मैंने पहले ही आपको ये बता दिया है। ऑल द रिटर्न्स आर इनिशियली प्रोसेस्ड अंडर सेक्शन 143(1) एक्सेप्ट दोज हु आर सेलेक्टेड फॉर स्क्रूटनी सेक्शन 143(2). ये आज हम लोगों ने अभी जो कवर किया है दैट इज बेसिकली समरी असेसमेंट और रेगुलर असेसमेंट। मुझे मालूम है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखें अगर कोई डाउट हो तो पूछें। हम लोगों ने आज दो नए सेक्शंस देखे 142(2)A एंड 143(1). क्यों ना हम आज एक और सेक्शन कर लें अगर आप चाहें तो। ये आज हम नोटिस की बात कर लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम उसके असेसमेंट की बात करेंगे। तो इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि नोटिस दोबारा रिवीजन भी हो जाएगा और हमें थोड़ा माइंडसेट हो जाएगा कि हमको किस तरह के असेसमेंट की बात करनी है। तो हम जो अभी बात करने जा रहे हैं दैट इज नोटिस अंडर सेक्शन 143(2).
इस चीज को हम कहेंगे, ये नोटिस भेजा जाता है स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए। पहला असेसमेंट अभी आपने खत्म किया, समरी असेसमेंट। दूसरा असेसमेंट अब आप स्टार्ट कर रहे हो। इसके बाद हम लोग एक और असेसमेंट देखेंगे, इनकम स्केपिंग असेसमेंट, और उसके बाद सर्च एंड सीजर का असेसमेंट देखेंगे। यानी इतने, और एक बेसिकली प्रिकॉशनरी असेसमेंट अलग से देख लेंगे। there is no any section made for that particular precautionary assessment, but practically we followed it. तो सेक्शन 143(2) स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए खतरनाक बात है भाई। क्या बात है? खतरनाक बात है। क्या खतरनाक बात है? हर कोई डरता है। आप डिपार्टमेंट में चले जाओ, पता चलता है उसकी स्क्रूटनी लगी हुई है, उसका केस स्क्रूटनी में लगा हुआ है। घबराहट होती है, कुछ है नहीं, लेकिन लोगों में घबराहट होती है। डिपार्टमेंट उनसे तमाम तरह के क्वेश्चंस आंसर्स पूछता है, बाकायदा उसकी मोटे मोटे फाइलें बनती हैं, रिस्पॉन्स दिया जाता है। क्या है ये स्क्रूटनी असेसमेंट, जरा उसकी भी बात कर लें। सेक्शन 143(2) ढंग से पढ़ेंगे प्रैक्टिकली। जितने भी अब असेसमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, 143(3), 147 एंड 153(a), all these 3 assessments are very important to know about the department, that how they works actually. If we know all the rules and regulations, if we are aware about the law, then we can handle it easily. Otherwise, you can know about that कि if a notice comes to our notice, that a department is going to send you a notice, तो हाथ पैर तो एक नॉर्मल आदमी के फूल जाते हैं। अगर आदमी मोटा ना हो रहा हो तो उसको एक नोटिस पेश हो, उसके हाथ पैर अपने आप फूल जाएंगे, वो फूल कर कुप्पा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। हाँ, उसको न्यूट्रागेन वगैरह खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेक्शन 143(2) नोटिस फॉर असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3) क्या कहता है? अगर किसी एसएससी ने सेक्शन 139, ठीक, अगर किसी एसएससी ने सेक्शन 142(1) इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट में रिटर्न दाखिल की है, तो असेसिंग ऑफिसर और द प्रेस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी, फिर स्टार लगा हुआ इनकम टैक्स अथॉरिटी पर। ये स्टार इस साल लगा है फाइनेंस एक्ट 2016 के कारण, ये अमेंडमेंट है। पहले यहाँ पर केवल असेसिंग ऑफिसर वर्ड हुआ रहता था, लेकिन इस साल ये फाइनेंस एक्ट 2016 का अमेंडमेंट है कि असेसिंग ऑफिसर के साथ साथ और इनकम टैक्स अथॉरिटी वर्ड जोड़ा गया है। ये वर्ड इसलिए जोड़ा गया है कि केवल असेसिंग ऑफिसर स्क्रूटनी का काम नहीं करता, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफिस भी इस काम में हाथ बटाती है, तो इसीलिए इनकम टैक्स अथॉरिटी वर्ड लिख दिया। लिखा है द असेसिंग ऑफिसर और द प्रेस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी एज द केस बी शैल इफ कंसिडर इट नेसेसरी और एक्सपेडिएंट टू इंश्योर दैट द एसएससी, मैंने केवल इतना ही बोला, अगर आपने 139 की रिटर्न दाखिल की या आपने सेक्शन 142(1) में रिटर्न दाखिल की, तो आप अब ये नहीं कह सकते। अब कंक्लूजन इस पर निकाल लेते हैं, आगे पढ़ने से अच्छा यही कंक्लूड कर लो मैटर को। आपने रिटर्न दाखिल की 139(1) में, या फिर आपने 139 में रिटर्न दाखिल की, या 142(1) में रिटर्न दाखिल की, रिटर्न कैसे भी दाखिल की ना, ये नोटिस आपके ऊपर तभी भेजा जा सकता है जब आपने डिपार्टमेंट में रिटर्न दाखिल की हो। नो ROI means no notice can be issued to you under section 143(2). अगर आपने रिटर्न दाखिल ही नहीं की, then how it is possible for a department to issue a notice
under section 143(2) for the purpose of making an assessment under section 143(3). It is not possible for the department, means if you have filed your return of income under section 139 or 142(1), then the department can serve or issue a notice for the purpose of making an assessment under section 143(3), and the return and the notice can be issued under section 143(2). And for the purpose of ensuring themselves that the assessee has not understated the income, डिपार्टमेंट केवल ये जानना चाहता है आपसे कि अब डिटेल डिपार्टमेंट कैसे जानेगा, जब वो आपसे डिटेल मंगाएगा, अच्छी खासी डिटेल, स्क्रूटनी करेगा, स्क्रूटनी असेसमेंट। अब वो आपके ऊपर एक नोटिस सर्व करता है अंडर सेक्शन 143(2), और केवल ये जानने के लिए, केवल का मतलब केवल ये नहीं होता, केवल का मतलब यहाँ बहुत कुछ है, केवल ये जानने के लिए कि एसएससी ने अपनी इनकम कम तो नहीं दिखाई, लॉस ज्यादा तो नहीं दिखा दिया, या किसी भी तरह से गवर्नमेंट को टैक्स का चूना तो नहीं लगाया। यानी इन टोटालिटी इनकम कम, लॉस ज्यादा, या गवर्नमेंट को टैक्स का चूना, तीनों का मतलब एक है कि दैट वाज नॉट इंटरेस्ट बेनिफिट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। If the assessing officer or prescribed income tax authority, as the case may be, shall, if considers it necessary or expedient to ensure that the assessee has not understated the income, has not computed excessive loss, or has not underpaid the income tax in any manner, serve on the assessee a notice requiring him to attend his office। उनको एक नोटिस भेजा जाएगा और कहा जाएगा ऑफिस आओ, ऑफिस आओ, और टू प्रोड्यूस, ये भी लेते आओ, अरे नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट लेते आओ, एनी एविडेंस जिसके कारण आप सिद्ध कर सकें अपनी बात कि आपने जो हमें रिटर्न सबमिट की है दैट इज ओके, उसके लिए सबूत आप इकट्ठे करके लाओ। यानी ये एसएससी को कहा जाएगा कि आप सबूत ले आओ, एविडेंस ले आओ, बुक्स ऑफ अकाउंट ले आओ, डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन ले आओ, जिसके बिना पर हम ये कह सकें कि आपने जो हमको रिटर्न दाखिल की वो ओके है। हमारा जो डर है कि आपने लॉस ज्यादा कंप्यूट किया है, इनकम कम कंप्यूट की है, और टैक्स कम पे किया है गवर्नमेंट को, हम इस चीज से इंश्योर हो सकें कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया, केवल हम इस चीज से एश्योर होना चाहते हैं। Any evidence on which the SSC may rely in support of the return on a date to be specified therein, तो कहा जाएगा डिपार्टमेंट में आओ, ये लेते आना और इस दिन तक काम कर लेना खत्म। Provided that no notice under this section shall be served on the SSC after the expiry of 6 months। अंडरलाइन कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। 143(1) में वापस जाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा 143(1) intimation cannot be served on the SSC after the expiry of 1 year from the end of the relevant financial year in which the return was furnished. Here, the notice under section 143(2) cannot be served after the expiry of the 6 months from the end of the relevant financial year in which the return was furnished। बिल्कुल सही। तो अगर 6 महीने के अंदर हमने इसको भेज दिया 143(2) को, तो क्या जरूरत है 143(1) में नोटिस 1 साल तक? अरे 6 महीने के लिए के अंदर आपने अगर 143(2) का नोटिस भेज दिया तो 1 साल तक के लिए वेट करने की क्या जरूरत है डीम्ड इंटीमेशन या इंटीमेशन के लिए? वहां तो 1 साल था। यानी अगर कोई केस हमारा 143(2) में आ चुका है नोटिस में, तो उनको अब इंटीमेशन भेजने की जरूरत नहीं। और मैंने लास्ट पॉइंट वही बताया था, जाते जाते इंपॉर्टेंट नोट देखें, इंपॉर्टेंट नोट जहां टॉपिक खत्म हो रहा था उसके जस्ट 2 पैरा पहले, एट ऑल द रिटर्न्स आर इनिशियली प्रोसेस्ड अंडर सेक्शन 143(1) एक्सेप्ट दोज व्हिच आर सेलेक्टेड फॉर स्क्रूटनी अंडर सेक्शन 143(2)। अब आप जान रहे होंगे ऐसा क्यों किया गया। अरे 143(2) में तो 6 महीने के अंदर ही नोटिस चली जाती है, तो 1 साल तक का वेट क्यों करेंगे इंटीमेशन देने के लिए? तब वहां कोई फायदा नहीं होगा इंटीमेशन देना। जी समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ढंग से सुनेंगे। नोटिस अंडर सेक्शन कैन नॉट बी सर्व्ड इफ नो ROI has been furnished by SSC and as such no assessment can be made under section 143(2).
आपने रिटर्न दाखिल नहीं की तो आपके ऊपर नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) आ भी नहीं सकता, और अगर आपने रिटर्न दाखिल नहीं की, नोटिस आया नहीं, तो असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3) होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। अच्छा, इफ नो नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) इज सर्व्ड देन नो असेसमेंट, बता दिया। Besides serving of notice under section 143(2), AO can serve notice under section 142 for producing books of account। अगर एसएससी ने आपको 143(2) का नोटिस भेजा है तो इसके साथ साथ इसके अलावा भी असेसिंग ऑफिसर आपके ऊपर एक और नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) में भेज सकता है। ये कहने के लिए आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट को हमारे पास ले आइए, ठीक है ना। यानी ये नोटिस अलग से जा सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए, ये आप नहीं कह सकते कि दोनों नोटिस क्यों आ गए। अच्छा, केस लॉ, मैंने इसमें केस लॉज के नाम नहीं दिए हैं। पुरुषोत्तम, गिरधारी लाल पुरुषोत्तम लाल का केस है, लेकिन मैं इन चीज़ों से थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट केस लॉज होंगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हाँ, ये एक अच्छा केस लॉ, इसका जो डिसीजन है वो अच्छा है, जो आपको जानना चाहिए। वो केस लॉ मैंने दिए हैं विदाउट कोटिंग द नेम, और द इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम भी नहीं लिखा मैंने। तो यहाँ पर मैं नाम के पीछे नहीं जा रहा, जिस्ट के पीछे जा रहा हूँ। जरा ढंग से देखें। A fresh notice under section 143(2) must be served if SSC, अगर SSC ने रिटर्न दाखिल की थी, ओके, और उसको हम लोगों ने 143(2) में नोटिस भेज दिया, ठीक है। रिटर्न दाखिल कर चुका है SSC, नोटिस जा चुकी है 143(2) में, लेकिन तब तक SSC ने एक और रिवाइज रिटर्न दाखिल कर दी अपने टाइम पीरियड। आप मना नहीं कर सकते SSC को रिवाइज रिटर्न दाखिल ना करने से, आप मना नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि 143(2) में नोटिस चला गया है तो अब आप रिवाइज रिटर्न नहीं दाखिल कर सकते। ये किसने बोला? अगर वो रिवाइज रिटर्न दाखिल कर रहा है, देखो ना, उसका भी प्रोसेसिंग करो ना, प्रोसेसिंग करो। तो अब जब अब आपने जो पहले नोटिस भेजा था, मेरी बात ढंग से समझना, जो पहले नोटिस भेजा था वो ओरिजिनल रिटर्न्स के अगेंस्ट में था। अब रिवाइज रिटर्न उसने दाखिल किया है तो आपको भी एक फ्रेश नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) का सर्व करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आपने, यानी मैं डिपार्टमेंट हूं, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं जो असेसमेंट फाइनल करूंगा ना, सेट असाइड हो जाएगा, बेकार है, वैलिड नहीं है। कितना इंपॉर्टेंट केस लॉ है। एसएससी ने रिटर्न दाखिल की, उसके अगेंस्ट उसके पास एक नोटिस गया 143(2) का, तब तक उसने रिवाइज रिटर्न दाखिल कर दी। रिवाइज रिटर्न गया तो रिवाइज नोटिस भी आनी चाहिए थी, फ्रेश नोटिस आनी चाहिए थी अगेंस्ट द फ्रेश रिटर्न्स, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और असेसिंग ऑफिसर ने अपनी ओरिजिनल नोटिस के अगेंस्ट असेसमेंट कर दिया 143(3) में। ठेंगा नहीं हो सकता, मैं गलत हूं यहाँ पे। मुझे आपको एक फ्रेश नोटिस देनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 143(2) में रिवाइज रिटर्न के हिसाब से, उसके बाद ही आपके ऊपर 143(3) लग सकता है, अदरवाइज इट इज नॉट वैलिड इन लॉ। अच्छा, burden of proving that the notice was served on SSC duly in time on department. If department fails to do, then the assessment order is not valid. ये डिपार्टमेंट के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है, आप ये साबित करो। ये डिपार्टमेंट के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई है, आप ये साबित करो कि आपने नोटिस सर्व किया था, सही समय पर नोटिस इश्यू किया था। अगर डिपार्टमेंट ऐसा साबित करने में चूक जाता है तो डिपार्टमेंट की गलती है और असेसमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यानी एसएससी को नोटिस मिला या नहीं मिला, यह साबित करने की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की है। फिलहाल उसके पीछे भी अब कुछ केस लॉज हैं, लेकिन फिलहाल इतना जानना आपके लिए अभी जेन्युइन है। जब आएंगी वो पॉइंट तो उस समय भी बात की जाएगी। अगर एसएससी 143(2) के नोटिस का जवाब नहीं देता या 143(2) के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करता तो उसके ऊपर एक्स पार्टी जजमेंट, एक पक्षीय कर निर्धारण किया जाएगा। उसके ऊपर सेक्शन 144 लगा दिया जाएगा। लास्ट पॉइंट, हम लोगों ने सेक्शन 143(2) देखा,
सेक्शन 143(1) देखा, इंटीमेशन एंड नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) फॉर मेकिंग एन असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3) स्क्रूटनी असेसमेंट। इन दोनों में फ़र्क क्या है? पहला तो 1 साल, दूसरा 6 महीना। दूसरा वो असेसमेंट के लिए नहीं है, 143(1) का नोटिस इंटीमेशन असेसमेंट के लिए नहीं है, ये असेसमेंट के लिए 6 महीने और 1 साल का समय का है। हाँ, जो 143(1) का इंटीमेशन, जो सेक्शन 142(1) का नोटिस है, वो रिटर्न दाखिल करने के लिए है या बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन सेक्शन 143(2) का जो नोटिस है वो असेसमेंट करने के लिए है। कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है कब तक इस नोटिस को सर्विस देनी है, जबकि इसको 6 महीने का समय दिया गया है। ज्वाइंट कमिश्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी अगर पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की डिमांड की गई है। इसमें ऐसी किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, दे कैन आस्क। बुक्स ऑफ अकाउंट कॉल्ड मैक्सिमम फॉर 3 preceding previous, नो सच प्रोविजन इज देयर। नोटिस कैन बी इशूड एवन ROI इज नॉट परमिनिश, जबकि यहाँ पर नो ROI नो नोटिस। नॉन कंप्लायंस ऑफ दिस नोटिस इज एन ऑफेंस एंड prosecution may be launched under section 276D. This is not a case of offense and no prosecution can be launched under section 276D if it is a case of 143(2). तो 143 को नॉन कंप्लाई करोगे आप तो प्रोसिक्यूशन नहीं में जाओगे, यानी कि ऑफेंस नहीं माना जाएगा और प्रोसिक्यूशन नहीं मिलेगा, यानी आपके ऊपर दूसरा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया जाएगा। बात खत्म, क्योंकि ये ऑफेंस नहीं है। ऑफेंस नहीं है तो बात खत्म करो, सीधे आप एक नया असेसमेंट 144 कर दो। बात समझ में आई? दैट इज ओवर। आपने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया होगा, होप सो। फीडबैक जरूरी होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। अगर हो सका तो ये भी असेसमेंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। यानी नेक्स्ट क्लास हम लोग का कितना इंपॉर्टेंट है आप जान सकते हो। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया हमें नहीं लगता कुछ था, बहुत ही सिंपल चीज़ें थी। आपके लिए हो सकता है बिकॉज यू आर नोइंग ऑल दीज थिंग्स फर्स्ट टाइम, तो आपके लिए हो सकता है थोड़ा दिक्कत करे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे डेली या रिवीजन करोगे देन यू कम टू नो दैट यस ऑल दीज थिंग्स आर नॉट रविश बट सो सिंपल। ठीक, दैट इज ओके। टाटा बाय बाय बोले, थैंक यू।